हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम्स में का हो, आरआरबी के हो। उन एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से मेनली उठ के आते हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के आज के क्वेश्चंस हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल्स के नाम से होगा, उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। साथ साथ में जो आज का पीडीएफ रहेगा इस क्लास का, वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी रिलेटेड क्वेरी होगी वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके तो आपको जो भी मतलब जैसे कि कहूँ तो कोड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी चीज़ से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है कि क्या होगा इस चीज़ का, बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो वहां से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके तो चलिए इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और ये रहा पैनल पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अ फिलामेंट ट्रांसफार्मर इज यानी कि एक फिलामेंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या होता है। फर्स्ट है ये पावर ट्रांसफार्मर है, सेकंड है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, थर्ड है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, और फोर्थ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बताइए कि जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है। एक पावर ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बताइए। देखो तुम लोग है ना, जो भी जितने भी क्वेश्चन सही करते हो वो सारे कमेंट्स में अपने कमेंट्स कर देना, ठीक है, वीडियोस के नीचे, कि कितने तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए हैं। बेसिक क्लास है जिसमें हम नॉर्मल चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उनके अंदर थोड़ा सा डीप चलेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ भी होती है। ओके चलिए तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। अब देखो ट्रांसफार्मर से तो तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी तुम लोगों को कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, पहले तो तुम ये जानो कि ये है क्या, इसका काम क्या है। तो सबको पता है कि इसका काम होता है वोल्टेज में क्या करना, चेंज करना। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं इस चीज़ को कि नहीं, जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है इनका काम होता है वोल्टेज में चेंज करना। क्या करना, वोल्टेज में चेंज करना। तो ये हाई को भी लो में चेंज कर सकते हैं और लो को भी हाई में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर कम वोल्टेज है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, और ज़्यादा है तो उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है ट्रांसफार्मर की थ्योरी। कौन सी थ्योरी, जो ये बताती है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी कि फेरों की संख्या, प्राइमरी कॉइल्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के क्या रहती है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में रहती है, और करंट की क्या रहती है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल रहती है। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके चलिए फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे टाइप्स पे, किसके, ट्रांसफार्मर के। वैसे नॉर्मली अगर बेसिकली बात की जाए तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स अलग अलग बेसिस होते हैं उसके। जैसे कि एक होता है फेज का बेसिस, जिसमें हम सिंगल फेज की बात करते हैं, 3 फेज की बात करते हैं। एक होते हैं कोर के बेसिस पे, जिसमें हम ओपन कोर की, क्लोज कोर की बात करते हैं। और एक होते हैं वोल्टेज के बेसिस पे, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक होता है वोल्टेज का बेसिस। तो अगर वोल्टेज के बेसिस पे देखे जाएंगे तो हम मेनली 3 तरह के ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं। कौन कौन सी, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक जो होता है वो होता है आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब आइसोलेटेड से तो सब समझ रहे होंगे कि क्या रहने वाला है, इक्वल मामला रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टेप अप की और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो देखिए क्या होता है, हम जैसे कि पढ़ते हैं ना, कि पढ़ते क्या है, जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें तो स्टेप अप चढ़ना, यानी कि क्या जाना है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ने का मतलब बढ़ानी है सीढ़ी की क्या है, सीढ़ी क्या है, बढ़ानी है। इसी तरीके से क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज क्या करना होता है, बढ़ाना होता है।
और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज कम करना होता है। ठीक है, तो ये जो तुम वोल्टेज के टाइप्स याद करते हो उनको इस बेसिस पे याद करो कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन में आउटपुट वोल्टेज कम होता है। अब इस थ्योरी को कोरिलेट करके आप आराम से बता सकते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हम इनपुट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लो होता है और करंट हाई होता है, और आउटपुट के तौर पे हमें वोल्टेज हाई मिलता है और करंट लो मिलती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमें जो इनपुट करंट जो होती है वो क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें कम मिलेगी और वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। आउटपुट में वोल्टेज हमें कम मिल जाएगा और करंट जो होगी वो हमें क्या मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी। क्लियर? तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फिलामेंट ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है। अब तुम सबको पता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप अप की भी बात करते हैं, डाउन की भी बात करते हैं। उसमें जो प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स जो होती हैं वो एक सेंटर जो वायर होता है उसके साथ ट्रैप होती हैं। ठीक है, यानी कि क्या करती है, साझा करती है, शेयरिंग करती हैं। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेप अप की और स्टेप डाउन की। स्टेप अप जिसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बाद में बढ़ रहा है, ठीक है, और स्टेप डाउन जिसमें आउटपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिलामेंट ट्रांसफार्मर कैसे ट्रांसफार्मर होते हैं, फिलामेंट ट्रांसफार्मर जो कि किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, थर्मियोनिक एमिशन के लिए क्या है, ज़रूरी है, जो थर्मियोनिक एमिशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड की सरफेस से बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इस फिलामेंट ट्रांसफार्मर का जो काम है वो किसकी तरह होता है, इनको रिक्वायरमेंट होती है लो वोल्टेज की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लो वोल्टेज की। तो ये किस में काम करते हैं, लो वोल्टेज के फॉर्म में काम करते हैं। तो लो वोल्टेज हमें किससे मिलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने अपने नोट्सों में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है तो लिख लेना कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही हम क्या बोलते हैं, तरीके का फिलामेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ओके, साथ ही साथ में ये आपको एक डायग्राम देखने के लिए मिलता है जिसमें हम एक्स ट्यूब की बात करते हैं जो क्या करेगा, एक्सरेज जनरेट करने का काम करेगा। ये किससे ऐड है, ये ऐड है ब्रिज रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का होता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं जिनका काम होता है हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना, आउटपुट में हमें क्या मिले, हाई वोल्टेज मिले। यहाँ पे फिलामेंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज कौन से हो जाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस तरीके से ये काम करके यहाँ पे एक्सपोजर टाइम प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्लासों में अच्छे से। और बाकी अगर मैं बात करूँ नॉर्मली तो देखो एक्स ट्यूब एक्स प्रोड्यूस करेगी, ये स्टेप डाउन हो गया जो हम अभी पढ़े हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या हो गया, जो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, स्टेप अप हो गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जो सेंट्रल ट्रैपिंग में काम में लिया जाएगा। इसके हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैनल पे, Why is communication with accident and emergency staff important before beginning a radiographic examination? यानी कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस है या इमरजेंसी केस है तो उस टाइम में स्टाफ के साथ में कम्युनिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रेडियोग्राफ नीड, यानी कि है ना जितने हमें रेडियोग्राफ्स का मतलब जितनी हमें फिल्में चाहिए वो हमें कम करानी है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सेकंड है टू डिटरमाइन द पेशेंट्स इंश्योरेंस डिटेल, यानी कि हमें है ना उनको ये बताना है कि ये जो पेशेंट है ना इसका क्या है, इसके पास अच्छा सा मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स बताने के लिए। थर्ड है टू कंफर्म दी हॉस्पिटल्स इमेजिंग पॉलिसी, यानी कि हॉस्पिटल की इमेजिंग पॉलिसी जो हो रही है उनको इंश्योर कर रहे हैं वो लोग। और फोर्थ है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स कंडीशन एंड एबिलिटी टू कोऑपरेट, यानी कि पेशेंट की कंडीशन को और जो भी कोऑपरेट हो रहा है उसको क्या करने के लिए, समझने के लिए। बताइए किस लिए कोई भी एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी स्टाफ जो है उससे क्या करेगा, बात करेगा, क्या इंपॉर्टेंस है उनसे बात करने का, उनसे कम्युनिकेशन करने का। ऐसे क्वेश्चन तो एक दो देखने के लिए मिलते हैं जो नॉर्मली बेसिक से पूछे जाते हैं, सबको पता होता है। काफ़ी लोग सबने ही काम कर रखा होता है इन चीज़ों में, तो सबको पता होता है कि हाँ ऑफ कोर्स यही चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो बताओ।
तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली तो बात ये है कि है ना, रेडियोग्राफ्स की नीडेड उसको कम करना ज़्यादा करना ये काम उन स्टाफ का नहीं है। ये चीज़ उन स्टाफ के मतलब सिलेबस से ही बाहर होगी, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी स्टाफ से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इमरजेंसी कंडीशन होगी जिसमें आप क्या कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में आप उनसे क्या करते हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप उनसे इमरजेंसी कंडीशन में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप उनको ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं आप इसके फिल्म को कम लेना, या फिर आप उसको ये बोलोगे कि इसके इंश्योरेंस बना हुआ है। इस चीज़ को करने के लिए हम नहीं करेंगे, और ना ही हम हॉस्पिटल की इमेजिंग पॉलिसीज़ के लिए उनसे बात करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अगर इमरजेंसी केस है तो हम बस ये कह सकते हैं उनको कि है ना, जो पेशेंट है उसकी इस तरीके की हालत हो रखी है, तो जितना हो सके क्या कर सकते हैं, कॉपरेट कीजिएगा। इन सब के बारे में हम उनसे कह सकते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन और उसके कॉपरेट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन इस तरीके से है, ऐसे ऐसे सारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये जो भी हुआ उनके साथ में, और इस तरीके से फिर कॉपरेट करने के बारे में वो समझ भी सकते हैं कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो इस तरीके से पेशेंट को हैंडल करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द मंथली इक्विवेलेंट डोज लिमिट रिकमेंडेड बाय द एनसीईआरटी फॉर द एम्ब्रियो फीटस आफ्टर अ प्रेगनेंसी इज डिक्लेयर्ड। यानी कि गर्भ अवस्था घोषित होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण है, उसके लिए एनसीईआरटी क्या है, नेशनल कमीशन ऑन न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन द्वारा अनुशंसित मासिक समतुल्य खुराक, मतलब समझ रहे हो ना क्या है, स्टैंडर्ड एनुअल रेडिएशन डोज लिमिट जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मिलीसीवर्ट है, सेकंड है 0.5 मिलीसीवर्ट है, थर्ड है 10 मिलीसीवर्ट है, और फोर्थ है 5 मिलीसीवर्ट है। बताइए। और देखो साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है किसके अकॉर्डिंग बताना है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना है। बहुत सारे बोर्ड होते हैं, आईसीआरपी, आईसीआरयू होता है, एईआरबी होता है, एनसीईआरपी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे होंगे एग्जाम्स में। तो जो तुम्हारा ये जो चैप्टर है ना, डोज लिमिट, इसको तो अच्छे से पढ़ के ही जाओ। कोई भी एग्जाम है उसमें पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। बताइए। तो भाई क्लास अच्छी लगी तो तुम लोग लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट्स कर देना क्लास बढ़िया लग रही है, और तुम्हें जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो वो भी तुम मेंशन कर सकते हो। अगर क्लासेस जो होती हैं आगे की उनमें ट्राई करेंगे सॉल्व कराने का। बाकी इतनी टफ चीज़ें तो है नहीं, लगभग यहाँ पे सारी सॉल्व हम करा ही देते हैं। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें क्या बतानी है कि अगर प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसके बाद में एम्ब्रियो की फीटल क्या रहेगी, ठीक है। तो एम्ब्रियो की मंथली डोज हमें बतानी है, मंथली फीटल डोज हमें बतानी है, ठीक है। तो याद रखना कि एनुअल अगर हम बात कर रहे हैं मंथली, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मंथली इक्विवेलेंट डोज बतानी है। एक होती है एनुअल और एक होती है मंथली, ठीक है, दोनों ही आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो मंथली तो होती है यहाँ पे कितनी, 0.5 मिलीसीवर्ट, कितनी होती है, 0.5 मिलीसीवर्ट। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, तो नॉर्मली एनुअल कितनी हो जाएगी, मतलब मान के चलोगे तो तुम ये हो जाएगी लगभग 4.5 से लेकर के 5 मिलीसीवर्ट के अप्रोक्स, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि फीटल डोज कितनी होती है, तो ध्यान रखना मंथली पूछी गई है या फिर एनुअल पूछी गई है। अगर मंथली पूछी गई है तो आंसर जाएगा 0.5 मिलीसीवर्ट, और अगर एनुअल पूछी गई है तो अप्रोक्स आंसर जाएगा 5 मिलीसीवर्ट। क्लियर? तो इसको भी अपने नोट्सों में आज मेंशन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वेयर should the central ray be directed for a standard dorsoplantar foot radiograph, यानी कि एक स्टैंडर्ड डोर्सोप्लांटर पैर के रेडियोग्राफ के लिए आप केंद्रीय किरण कहाँ निर्देशित करोगे, यानी कि कहाँ पे सेंटरिंग करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, यानी कि फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस पे करोगे। सेकंड है कैल्केनियस पर, एट द कैल्केनियस। थर्ड है जस्ट अबव द एंकल जॉइंट, यानी कि एंकल जॉइंट जो है उसके ऊपर। ओवर द क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट बिटवीन द नेविकुलर ट्यूबोसिटी एंड ट्यूबोसिटी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, यानी कि नेविकुलर ट्यूबोसिटी और
फिफ्थ मेटाटार्सल की ट्यूबोसिटी के बीच की क्यूबॉइड नेविकुलर जॉइंट पे। बताइए क्या इसका आंसर जाएगा। देखो ये चीज तो सबको पता होगी कि फुट जो होता है उस फुट का जो क्या होता है फ्रंट होता है, ठीक है, यानी कि जो फ्रंट जो हमें दिखती है आगे से सरफेस, वो उसको हम क्या बोलते हैं डॉर्सल पार्ट होता है वो, ठीक है। और जो हमारे क्या होता है जो फुट का हमारा क्या है पार्ट है जो हम क्या रखते हैं ग्राउंड पे रखते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है बैक पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्लांटर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है एपी रेडियोग्राफ पूछा गया है कि बताइए एपी रेडियोग्राफ में आपको जो सेंटरिंग है फुट के एपी रेडियोग्राफ में वो कहाँ पे करनी है। और सबको पता होगा कि सेंटरिंग से क्वेश्चन आ ही रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। चलिए तो देखो सिंपल सी बात होती है कि जो फुट का क्या होता है यहाँ पे एपी रेडियोग्राफ होता है उस पे हम जो सेंटरिंग करते हैं वो अप्रोक्स हम थर्ड मेटाटार्सल पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं थर्ड मेटाटार्सल पर की जाती है। ओके तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला तो फर्स्ट मेटाटार्सल के बेसिस पे नहीं। कैल्केनियस की अगर हम बात करेंगे तो फुट की अगर हम देखें तो सबसे क्या होती है जो लास्ट हमारी हील बोन होती है वो होती है हमारी कैल्केनियस, तो ये भी नहीं है। जस्ट अबव द एंकल मतलब एंकल जॉइंट से अगर आप ऊपर कर रहे हो तो वहां पे तो आएगा ही नहीं ना फुट का रेडियोग्राफ, तो ये भी नहीं है। ओके तो क्या होगा कि ओवर द क्यूबॉइड नेविकुलर जो जॉइंट होगा जहां पे हमें दिखाई देगी कौन सी हमारी जो थर्ड मेटाटार्सल्स होती हैं अप्रोक्स, तो वहां पे हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। टार्सल्स के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके यहाँ पे बिटवीन द नेविकुलर ट्यूबोसिटी एंड ट्यूबोसिटी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। क्लियर। चलिए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना हो सके उतना ट्राई करो कि जो इम्पोर्टेंट व्यूज होते हैं, ठीक है, स्कल के होते हैं, शोल्डर के होते हैं, नी के होते हैं, इसके अलावा पेल्विस के होते हैं, इनको पहले नाम से पढ़ो अच्छे से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स के अकॉर्डिंग है। फिर उनकी सेंटरिंग देखो सेंट्रल एक्सरे और फिर उनका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस याद करो, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो वहां से ही आते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैनल पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपको कोई भी एग्जाम हो ना उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा वाक्य स्टेटमेंट है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को वर्णित करता है यानी कि बताता है। फर्स्ट है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर कोई भी प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड केवीपी एंड टाइम, यानी कि धारा केवीपी और समय का गुणनफल। नेक्स्ट है इंटेंसिटी इज इनवर्सनली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जो तीव्रता होती है वो स्रोत से दूरी के स्क्वायर यानी कि वर्ग के इनवर्सनली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। द वोल्टेज इन द टू सर्किट्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द टू कॉइल्स, यानी कि अगर कोई सर्किट है और उसमें दो कॉइल्स है, उन दो कॉइल्स का जो वोल्टेज होगा वो उन दो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि परिपथों में वोल्टेज जो है वो दो कुंडलियों के मोड़ों की संख्या यानी कि फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। बताइए काफी लोगों को इसका आंसर काफी सबको ही आता होगा मोस्ट ऑफ दी। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है इसमें हम बोलते हैं कि जो क्या होती है एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होती है वो सोर्स से डिस्टेंस के क्या होती है स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई सोर्स है रेडिएशन सोर्स है एक्सरे बीम सोर्स है, अगर हम उससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे हमें इंटेंसिटी उतनी ही कम मिलेगी। क्लियर। तो जब जब डिस्टेंस बढ़ेगी तब तब इंटेंसिटी कम हो जाएगी और तब तब हमें जो रेडिएशन डोज है एक्सपोजर है वो कम से कम मिलेगा। इसको हम एज अ शील्डिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। क्लियर, यानी कि एज अ शील्डिंग के बारे में ये बताता है कि अगर आपको खुद का क्या करना है एप्रेशन डोज को कम करना है तो आप ये काम कर सकते हो, ये लॉ अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। चलो इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके ऑप्शंस की तो देखो ऑप्शन तो थर्ड इसका सही हो गया। अब बात करते हैं कि जो एक्शन है उसके लिए रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या बताता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को बताता है। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम था वो थर्ड लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि हर एक एक्शन अगर आप करोगे तो क्या होगा रिएक्शन भी आएगा, वो भी अपोजिट ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बोट का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें कि जो नाव होती है उसको क्या करते हैं कि जब हम उतर रहे होते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं एक्शन करते हैं लेकिन उसको धकेलते हैं तो फिर वो क्या होती है फिर वो वापस आगे की तरफ बढ़ती है, वो क्या हो गया उसका रिएक्शन हो गया।
क्लियर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ करंट केवीपी एंड टाइम, यानी कि केवीपी इंटू एमएएस के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो कि इसका कोई गुणनफल इनवर्स स्क्वायर लॉ को शो नहीं करता। और ये जो लास्ट है ये किसको शो करता है, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर थ्योरी को शो करता है, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले ही बता चुकी हूँ, जो ये बताता है कि जो वोल्टेज होता है किसी भी कॉइल सर्किट का, वो उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्जनली प्रोपोर्शनल होगी उसकी क्या, करंट, ठीक है, धारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following devices is used for radiation survey, यानी कि कौन से टाइप का डिवाइस है जो कि रेडिएशन सर्वे के लिए यूज में लिया जाता है, कौन सा उपकरण है जो कि यूज में लिया जाएगा। फर्स्ट है जीएम टाइप सर्वे मीटर, सेकंड है प्रोपोर्शनल काउंटर, थर्ड है टीएलटी और फोर्थ है जेल डोजीमीटर। बताइए बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। चले तो सॉल्व करते हैं। तो देखो पूछा गया है रेडिएशन सर्वे के बारे में, यानी कि इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, रेडिएशन सर्वे के बारे में पूछा गया है, यानी कि अगर कोई एरिया है तो उस एरिया में कितनी रेडिएशन जो है वो फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूट है, उसको मेजर करने के लिए हम जिन डिवाइस का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडिएशन सर्वे मीटर्स। क्लियर, साथ साथ में क्या होते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं। ये क्या होते हैं, मॉनिटरिंग, रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं। ये रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से, एक होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस और एक होता है एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो क्या करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है, अब उसको खुद को कितनी डोज मिल रही है उसको मेजर करने के लिए, जिसमें हम सबसे मोस्ट प्रीफर पढ़ते हैं टीएलडी के बारे में, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, फिल्म बैच, ओएसएलडी, पॉकेट डोजीमीटर, सब क्या है, पर्सनल डोजीमेट्री है। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर एरिया है तो उस एरिया में कितनी डोज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके बारे में बताते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं, इसके अलावा प्रोपोर्शनल काउंटर्स होते हैं, जीएम काउंटर्स होते हैं। अगर न्यूट्रॉन को मेजर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग से डिटेक्टर्स होते हैं जिनको हम बबल डिटेक्टर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो काफी हर टाइप की रेडिएशन को मेजर करने के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो टीएलडी तो ऑप्शन में से हट गया। ओके, अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हम एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, जेल डोजीमीटर। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जेल डोजीमीटर्स एक इस टाइप का डिवाइस होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है, जो केमिकल से प्रोड्यूस होता है, यानी कि केमिकल से बनेगा। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल से बनता है। ठीक है, और इसका यूज किस में होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करने में। ठीक है, साथ साथ में अगर इसमें बात की जाए तो ये क्या बताता है, पहले के टाइम पे हम जेल डोजीमीटर का यूज करते थे, किसके लिए, पहले के टाइम पे हम इसका यूज करते थे कि जो रेडिएशन होती थी उस रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए, रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट के लिए हम क्या करते थे, पहले के टाइम पे जेल डोजीमीटर का यूज करते थे। तो पहले के टाइम पे यूज करते थे, ये भी ऑप्शन हट गया। अब बचे दो ऑप्शन, जीएम टाइप सर्वे और प्रोपोर्शनल काउंटर। अब देखो क्या होता है कि जो आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं और जो प्रोपोर्शनल काउंटर्स होते हैं, ये सारे टाइप की रेडिएशंस को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम इन्हें क्या नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर रेडिएशन सर्वे मीटर नहीं बोल सकते हैं। जबकि जो जीएम टाइप सर्वे मीटर होता है ये अल्फा, बीटा, गामा सभी टाइप की रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर, तो इसलिए हम जीएम टाइप सर्वे मीटर, जिसको हम बोलते हैं गीगर मूलर काउंटर, इसके लिए हम क्या करते हैं, एज अ सर्वे मीटर, रेडिएशन सर्वे मीटर यूज करेंगे। यहाँ पे वही बात है, मोस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे। क्लियर, तो आपको कुछ इस तरीके से इसका जो डायग्राम होता है वो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है। अब देखो इनका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है ना, आयनाइजेशन का, प्रोपोर्शनल्स का और जीएम का, वो भी थोड़ा बहुत अलग होता है। और उसके अलग में एक चीज़ आती है इसके मिक्सचर के बारे में, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लास एनवेलप होता है, जो ट्यूब होती है, उसके अंदर गैस के साथ, कौन सी गैस, आर्गन गैस के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी होता है जो कि मिक्सड रहता है।
क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, आपको सेंटर इलेक्ट्रोड देखने के लिए मिलेगी, कैटायंस होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज सप्लाई करने पे प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। साथ साथ में यहाँ पे है ना जो जीएम काउंटर होता है ना, उसके लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं। एक तो क्वेंचिंग टर्म का यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं डेड टाइम का। ओके, तो इनको अच्छे से पढ़ो कि क्या है क्या नहीं है चीजें। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्पैटियल रिजोल्यूशन रेफर टू इन मेडिकल इमेजिंग। यानी कि ये पूछा गया है कि मेडिकल इमेजिंग में स्पैटियल रिजोल्यूशन से क्या मतलब है। फर्स्ट है द एबिलिटी टू फाइंड डिटेल्स इन एन इमेज, यानी कि जो इमेज होती है, जो छवि है, उसमें हमें एक माइक्रो डिटेल्स जो होती है, उन माइक्रो डिटेल्स के बारे में को भी क्या करना, अलग करना। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब जो डोज होती है, जो रेडिएशन होती है, उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा। द क्लैरिटी ऑफ द कलर इन द इमेज, यानी कि जो इमेज है उसमें कलर की क्या बतानी, क्लैरिटी को बताना। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि विभिन्न ऊतकों के बीच में क्या बताना, कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसको बताना। बताइए क्या इसका आंसर जाएगा, स्पैटियल रिजोल्यूशन किस चीज को बताता है। बताइए। तो तुम लोग सब क्या कर देना, कमेंट्स कर देना कि क्या है तुम्हारे आंसर इन सारे क्वेश्चंस के। ओके, चलिए। तो देखो बहुत सारी टर्म आती है, जिसमें एक टर्म हम यूज करते हैं हमारे फिल्म के लिए, और वो टर्म क्या रहती है, वो टर्म रहती है यहाँ पे रिजोल्यूशन। क्या रहती है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो कि क्या करती है, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से डिटेल में बताने के लिए यूज में ली जाने वाला एक क्या है, कैरेक्टर है, एक प्रीफ्रेंस है। इसमें हम तीन टाइप के रिजोल्यूशंस होते हैं जिनकी बात करते हैं। एक होता है कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, जो टिश्यूज के बीच की जो डेंसिटी होती है उससे रिलेटेड होता है। एक होता है यहाँ पे स्पैटियल रिजोल्यूशन, और एक यहाँ पे होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इन सब का तुमने नाम सुना होगा। टेम्पोरल रिजोल्यूशन जो होता है, इसको हम किस में पढ़ते हैं, फ्लोरोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। ये क्या बताता है कि ये बताता है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल्स है, जो आपने इमेज कैप्चर की, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये क्या बताता है, टाइम डिफरेंस को। ठीक है। वहीं जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या बताता है कि जो दो टिश्यूज हैं उनकी डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। और जो स्पैटियल रिजोल्यूशन होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली ये बता सकता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म यूज करते हैं हम, जिसका नाम होता है स्पैटियल फ्रीक्वेंसी। क्या है, स्पैटियल फ्रीक्वेंसी। स्पैटियल फ्रीक्वेंसीज का ज़्यादा होना कम होना किसको शो करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को। जैसे कि अगर मान के चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट था और उसमें इस तरीके से आपको लाइंस क्लियरली दिखाई दे रही है, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि इसका जो स्पैटियल रिजोल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे हमें जो इमेज है वो अच्छी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे क्या है कि हमें स्पैटियल रिजोल्यूशन जो है वो कम देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो ये क्या बताती है, ये एक एबिलिटी है जो बताती है इमेज की फाइन डिटेल्स को। क्लियर। अगर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब डोज बोलते हैं। अगर कोई भी इमेजेस हो उसमें कलर क्लैरिटी को बताना है तो वहाँ पे हम कलर सेंसिटिविटी इन सब की बात करेंगे। और अगर कोई भी टिश्यूज है और उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट को बताना है तो उसके लिए हमें पहले डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में हम कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन की बात कर सकते हैं। क्लियर। तो इन टर्म्स को आप लोग अच्छे से पढ़ो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Below list are types of cooling method in X-ray tube except for, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन है जिसको छोड़कर जो भी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो एक्सरे ट्यूब के कूलिंग मेथड के टाइप्स हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन और फोर्थ है पोटेंशियल एनर्जी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो ये बताएगा यहाँ पे।
ये क्वेश्चन जो है ना इसमें ये जाएगा टाइप ऑफ हीटिंग मेथड, टाइप ऑफ हीटिंग मेथड जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जिसको छोड़ करके क्या है कि बाकी कौन से ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या है उसको छोड़ करके बाकी सब क्या है हीटिंग मेथड्स है, बताइए। यानी कि एक ऐसा टाइप आपको बताना है, एक ऐसा ऑप्शन बताइए जो क्या नहीं होता, हीटिंग मेथड में यूज में नहीं लिया जाता। हीटिंग मेथड में यूज नहीं लिया जाएगा, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे बताना है। तो सबको पता चल रहा होगा कि वो ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें क्या होता है कि देखिए हम पढ़ते हैं हीट के बारे में, हीट क्या होती है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं हम, इसमें हम बताते हैं हीट ट्रांसमिशन के मेथड कि अगर हमें हीट को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसके लिए हम यूज करते हैं 13 मेथड्स को। फर्स्ट है कंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या, चालन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कि सबने घर में चाय बनाई होगी या फिर पानी भी बॉईल किया ही होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इसको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए कंडक्शन की तो मान के चलो कि हम क्या यूज कर रहे हैं, केटल यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस केटल में हमने पानी भर दिया और उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो उस केटल का जो हैंडल होगा जो क्या हो चुका है उस हीट की वजह से, यानी कि जो गैस थी उसने उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया है, तो उसका जो केटल का हैंडल होगा वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंडक्शन, जो किसमें होता है, जो होता है सॉलिड मटेरियल्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं कन्वेक्शन की। अब उस केटल में जो पानी भरा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, उस गैस की वजह से गर्म हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होंगे, जो लिक्विड मटेरियल्स होंगे, जो ड्रॉपलेट्स होंगी, वो भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और फिर क्या होगा कि अगर हमने उसको ज़्यादा देर तक गर्म कर दिया तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलती है, थर्मल एनर्जीज देखने को मिलेगी, जो क्या हो जाती है, बाहर हमें देखने के लिए मिलती है। वो हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हीट ट्रांसमिशन के मेथड है। वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक रेस्ट स्टेट में स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसमें हम बताते हैं इज इक्वल टू mgh, ठीक है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हाइट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू फॉर प्लेसिबो, यानी कि प्लेसिबो के बारे में कौन सा कथन सही है। इज अ सबस्टेंस दैट हैज नो थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि ऐसा पदार्थ है जिसका कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं होता है। इज अनएथिकल, यानी कि ये अनैतिक होता है। शुड नॉट बी यूज टू टेस्ट न्यू ड्रग्स, इसे नई दवाओं के परीक्षण में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और फोर्थ है इज अ काइंड ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट, ये पशु प्रयोगों का एक प्रकार है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, प्लेसिबो क्या है। करें सॉल्व। चलो तो देखो प्लेसिबो के बारे में बात करते हैं कि प्लेसिबो क्या होता है। सबसे पहली बात, एक तो वो ट्रीटमेंट होता है जो कि हम यूज करते हैं एज अ मेडिकल थेरेपी के, एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट के, ठीक है। प्लेसिबो भी क्या होता है, एक टाइप का डमी ट्रीटमेंट होता है। ये क्या होता है, एक डमी ट्रीटमेंट है। ये एक ऐसा डमी ट्रीटमेंट होता है जो कि क्या होता है, एकदम फेक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन लगता कैसा है कि हम प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है, प्लेसिबो का जो होता है ये इफेक्ट डालता है पेशेंट के एक्सपीरियंस को लेकर, उसकी साइकोलॉजी को लेकर। उससे क्या होता है, हमें अच्छे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको या तो हॉस्पिटल से डर लगता है या फिर उनको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस चीज़ से उनको काफ़ी डर लगता है, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी उसी अकॉर्डिंग बन जाती है कि वो उससे सही नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा डमी ट्रीटमेंट है जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, वो प्रीफर किया जाता है। जो ऑटोमेटिकली पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक उस चीज़ से क्या हो जाएगा कि उसको डर लगना कम हो जाएगा, उसकी जो साइकोलॉजी होगी उसमें चेंज हो जाएगा, उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा। तो वो क्या होता है, एक डमी ट्रीटमेंट होता है जो जस्ट लाइक कैसा लगता है कि आप प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट ही कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। ये कोई भी अनएथिकल नहीं है होता,
प्रॉपरली एथिकल है, ठीक है। और इसमें कोई भी हम क्या यूज नहीं करते, टेस्ट न्यू ड्रग्स, बिल्कुल यहाँ पे शुड नॉट बी यूज टू टेस्ट न्यू ड्रग्स, तो नई दवाइयों के परीक्षण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की जो कंडीशन है उसको बेटर बनाने के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट के लिए यूज में लिया जाएगा। और ये कोई एनिमल एक्सपेरिमेंट पे नहीं लिया जाता है, ऑफकोर्स जो पेशेंट है, जो ह्यूमन बींग्स होती हैं, उन पे यूज में लिया जाता है। इसी तरीके के पॉजिटिव इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, प्लेसिबो। क्लियर? तो इसका आंसर जाएगा कि ये एक सबस्टेंट टाइप होता है जिसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ड्रमी ट्रीटमेंट होता है, एक डमी इफेक्ट है। क्लियर? इसी तरीके से इसका अगर क्या होता है, अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लग जाए, यानी कि अगर इसी डमी ट्रीटमेंट का नेगेटिव इफेक्ट पेशेंट के ऊपर पड़ने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं नीसोबो। क्या बोलते हैं? नीसोबो। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आके बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू AERB, यानी कि AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेडिएशन एक्सपोजर डोज अलाउड फॉर अ रेडिएशन वर्कर, यानी कि रेडिएशन वर्कर जो होता है उसके लिए एनुअल रेडिएशन डोज जो है वो कितनी अलाउ की गई है। तो AERB के अकॉर्डिंग रेडिएशन वर्कर के लिए कितनी एनुअल डोज बताई गई है। फर्स्ट है 0.5 मिलीसीवर्ट, सेकेंड है 20 मिलीसीवर्ट, थर्ड है 5 मिलीसीवर्ट, फोर्थ है 10 मिलीसीवर्ट। बताइए कितनी डोज लिमिट बताई गई है एक रेडिएशन वर्कर के लिए, वो भी एवरेज एनुअल। किसके अकॉर्डिंग? AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो सबको पता है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अकॉर्डिंग रेडिएशन वर्कर की जो डोज लिमिट होगी वो कितनी होती है? 20 मिलीसीवर्ट होती है। और साथ साथ में क्या कहा जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि एक साल के अंदर 30 मिलीसीवर्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर यही चीज़ ये पूछा जाता कि बताइए 5 सालों के लिए कितनी होती है, 5 ईयर्स के लिए बताइए, तो 5 ईयर्स के लिए इंटू कर देते और आ जाती 100 मिलीसीवर्ट। क्लियर? तो इस तरीके से जो रेडिएशन वर्कर्स होते हैं उनके लिए डोज लिमिट्स बताई गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फिल्म हैंगर इन रेडियोग्राफी, यानी कि रेडियोग्राफी में फिल्म हैंगर का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है टू स्कैन द फिल्म फॉर डिजिटल कन्वर्जन, यानी कि डिजिटल कन्वर्जन के लिए फिल्म को स्कैन करना। सेकेंड है टू एक्सपोज दिस एक्सरे फिल्म टू रेडिएशन, यानी कि एक्सरे फिल्म को रेडिएशन के लिए क्या करना? उजागर करना, यानी कि एक्सपोज करना, रेडिएशन से एक्सपोज करना। थर्ड ऑप्शन है टू स्टोर द एक्सरे फिल्म्स आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है उसके बाद एक्सरे फिल्मों को स्टोर करना। और फोर्थ है टू सिक्योरली होल्ड एक्सरे फिल्म्स ड्यूरिंग द मैनुअल प्रोसेसिंग, मैनुअल प्रोसेसिंग के दौरान एक्सरे फिल्मों को सिक्योरली सुरक्षित रूप से पकड़ना। बताइए कि फिल्म हैंगर्स जो होते हैं उनका क्या यूज है रेडियोग्राफी के अंदर। ठीक है, आ गया होगा आंसर तुम लोगों का। चलो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि फिल्म को डिजिटल कन्वर्जन के लिए स्कैन करना नहीं, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अदर डिवाइसेस प्रेजेंट है जिसको हम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है एक्सरे फिल्म को रेडिएशन से एक्सपोज करना, इसमें कोई भी काम नहीं होता है फिल्म हैंगर्स का। ठीक है, तो ये ऑप्शन हट गया। इसके अलावा डेवलपमेंट के बाद आप एक्सरे फिल्मों को स्टोर कर रहे हो तो उसमें आप किसी तरीके से फिल्म हैंगर्स का यूज नहीं करोगे, आप वो नॉर्मली हैंडल कर सकते हो हैंड की हेल्प से भी। ओके, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि जब हम मैनुअल प्रोसेसिंग कराते हैं और उस मैनुअल प्रोसेसिंग में हम सबको पता है कि हम यूज करते हैं किसका? हम डेवलपर्स का यूज करते हैं, जो कि एक क्या है, बेसिक टाइप क्या रहता है, एल्केलाइन टाइप मीडियम है। एल्केलाइन टाइप क्या रहते हैं? केमिकल्स है। हम फिक्सर्स का यूज करते हैं जो क्या होते हैं यहाँ पे एसिडिक टाइप क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम इस टाइप के केमिकल्स का हैंडल अगर हाथ के हेल्प से करेंगे तो हमारे हाथ पे क्या लग सकता है? केमिकल लग सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डैमेज हो सकता है। तो उसलिए हम क्या करते हैं? फिल्म हैंगर्स का यूज करते हैं, जिससे क्या हो, आपकी जो एक्सरे फिल्म हो वो इजिली होल्ड हो सके, यानी कि पकड़ सके। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल सही है।
फर्स्ट है टीएलडी बैच शुड बी यूज टू असेस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ओनली, यानी कि टीएलडी बैच का जो उपयोग है वो केवल किसके लिए, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है टू रेडिएशन वर्कर्स में शेयर अ सिंगल टीएलडी बैच, यानी कि दो लोग हैं जो रेडिएशन वर्कर हैं और वो एक ही टीएलडी बैच का यूज कर सकते हैं, यानी कि शेयरिंग वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। थर्ड है टीएलडी बैचेस कैन बी वॉर्न एट हिप लेवल, यानी कि टीएलडी बैच को हिप लेवल पे पहना जाता है। ओके और फोर्थ है यूज्ड टीएलडी कार्ड शुड बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ विद न्यू वंस, यानी कि जो भी हम टीएलडी में नए कार्ड का यूज कर रहे हैं उसको हर एक नए महीने में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उपयोग किए गए टीएलडी कार्ड को हर महीने नए से बदलना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि टीएलडी बैच के लिए बिल्कुल सही है। टीएलडी पढ़ो अच्छे से, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, देखने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में। एक मोस्ट प्रीफर जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है उसको ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। चलिए तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि टीएलडी कार्ड को हर महीने में चेंज किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। 3 महीने का क्या होता है, वहाँ पे टाइम पीरियड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टीएलडी कार्ड्स को, ठीक है, जो क्या करते हैं, बताते हैं हमारे रेडिएशन डोज के मेजरमेंट को। हिप लेवल पे हम इसको नहीं पहनते हैं, इसको पहना जाता है चेस्ट लेवल पर। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरोस्कोपिक हुआ होगा तो हम उसको पहनेंगे कॉलर लेवल पर, ठीक है। हिप लेवल पे इसको कभी भी किसी भी एग्जाम इमेजिंग मॉडलिटीज़ में नहीं पहना जाएगा। इसके अलावा 2 रेडिएशन वर्कर हैं, वो एक सिंगल टीएलडी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ एकदम गलत है। हर एक रेडिएशन वर्कर को अपना एक पर्सनल टीएलडी बैच होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही डिटेक्ट करेगा कि आपको खुद को कितनी डोज मिली है। क्लियर। चलिए इसके अलावा टीएलडी बैच का यूज ऑक्यूपेशनल वर्कर्स के लिए ही बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे जो उस फील्ड में काम कर रहे होंगे, उस रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे होंगे, उन्हीं वर्कर्स को, उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। ऐसा नहीं है वहाँ पे पेशेंट ट्रीट कराने आ रहे हैं तो उन्हें भी दिया जाए। क्लियर। तो आंसर फर्स्ट ये जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंट्रा ओरल एक्सरे इमेजिंग यूजेस, यानी कि इंट्रा ओरल एक्सरे इमेजिंग में क्या यूज में लिया जाता है, सिंगल कोटेड फिल्म्स, डबल कोटेड फिल्म्स, हाई एनर्जी एक्सरेज या फिर कर्व्ड कैसेट। बताइए इंट्रा ओरल एक्सरे इमेजिंग में हम किसका यूज करते हैं। तो देखो अगर ओरल इमेजिंग की हम बात करते हैं तो डेंटल रेडियोग्राफी की हम यहाँ पे बात करते हैं। डेंटल रेडियोग्राफी जो हमारे जो भी डेंचर्स पार्ट्स होते हैं, जो भी क्या होता है अलाइनमेंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, आर्चेस को पूरा का पूरा डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि इसमें 2 तरीके की हम बात करते हैं, एक होती है इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी और एक होती है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इंट्रा ओरल में हम यूज़ करते हैं इंट्रा ओरल फिल्म का और एक्स्ट्रा ओरल में यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा ओरल फिल्म का, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब इंट्रा ओरल फिल्म का यूज़ हम बाइटिंग रेडियोग्राफी में कर सकते हैं, ऑक्यूलेशनल रेडियोग्राफी में कर सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रा ओरल फिल्म जो होती है ये हमें क्या देखने को मिलती है, डबल कोटेड देखने को मिलती है, तो ये क्या होती है, डबल कोटेड। वहीं अगर मैं एक्स्ट्रा कोटेड की बात करूँ तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगी, एक्स्ट्रा ओरल सिंगल कोटेड। ओके इसके अलावा हम जो मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं वो भी कौन सी फिल्में होती हैं, सिंगल कोटेड फिल्में होती हैं। हाई एनर्जीज एक्सरेज का यूज़ करना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, हम नॉर्मली भी कर सकते हैं यहाँ पे यूज में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए किसके बारे में, डेंटल रेडियोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर का एक्सरे मशीन के अंदर प्राइमरी पर्पस क्या होता है। फर्स्ट है टू इनहेंस इमेज रिजोल्यूशन ड्यूरिंग एक्सपोजर, यानी कि एक्सपोजर जो है उसके दौरान इमेज के रिजोल्यूशन को बढ़ाना, इनहेंस करना। सेकंड है टू रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज, यानी कि पेशेंट को जो मिलने वाली रेडिएशन डोज होती है उसको कम करना। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट और ऑपरेटर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और फॉल्ट्स, यानी कि अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड हो गया या फिर कोई भी फॉल्ट हो गया तो उससे ऑपरेटर को और इक्विपमेंट्स जो कि इमेजिंग इक्विपमेंट होगा उसको प्रोटेक्ट करना। टू रेगुलेट द एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम को रेगुलेट करना। बताइए कि सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका यूज हम एक्सरे मशीन्स के अंदर क्यों कर रहे हैं। तो करें क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो सबसे पहले
कि एक्सपोजर के दौरान इमेज रिजोल्यूशन को इनहेंस करना, इसके लिए हमारे पास में और भी अदर पैरामीटर्स हैं जिनका हम यूज़ करके इस काम को कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक्सपोजर कर रहे हो तो जितने भी, अगर यहाँ पे हम इमेज रिजोल्यूशन में स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम फील्ड ऑफ, यानी कि जो क्या होता है हमारा फोकल स्पॉट साइज होता है, उसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं जाएगा। अगला है कि पेशेंट की रेडिएशन डोज को कम करने के लिए, अगर हमने सर्किट ब्रेकर का यूज़ भी कर लिया तो हम कितनी देर तक उस डोज को कम कर पाएंगे? क्या हम एक्सपोजर के दौरान भी कम कर पाएंगे? नहीं, तो ये आंसर नहीं जाएगा। पेशेंट की रेडिएशन डोज को कम करना है तो हर एक मॉडलिटी में हर चीज़ें होती हैं। सबसे मेन अच्छा जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है केबीपी को बढ़ाकर एमएएस को कम करना, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोजर टाइम को रेगुलेट करना इनका काम नहीं है, हमारे पास में एक्सपोजर टाइमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी, अब क्या हुआ कि सर्किट ब्रेकर का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर एक्सी मशीन रेगुलरली काम कर रही है, बाय चांस अगर हाई करंट का फ्लो हो गया जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल कोई डिफॉल्ट देखने को मिल गया, या कोई मशीन में वायर्स थे वो खराब, उनमें कोई डिफॉल्ट देखने के लिए मिल गया, तो उस वजह से क्या होता है कि अगर कोई उस पर काम कर रहा होगा तो वो ऑपरेटर और साथ साथ में वो मशीन में क्या हो सकती है, वो पूरी ख़राब हो सकती है। और सबको पता है कि मशीन से कितनी महंगी होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट ब्रेकर होता है जिसका यूज़ करते हैं, जो आने वाली ओवरलोड करंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्लियर, जिससे कि ऑपरेटर के भी कोई नुकसान नहीं होता है और मशीन को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी, यानी कि ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए आप कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करोगे? फर्स्ट है रॉन्जन, सेकेंड है क्यूरी, थर्ड है बैकेरल और फोर्थ है डेसिबल। बताइए कौन सी यूनिट होगी साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए? क्लास पसंद है तो तुम लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, और जितना हो सके उतनी प्रिपरेशंस करो। बहुत जल्दी और भी काफ़ी एग्जाम्स आएंगी तो तुम्हें उसमें हेल्प मिल सकती है, अभी से स्टार्ट करो। चलो बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी की। तो देखो साउंड इंटेंसिटी, या फिर मैं नॉर्मली इंटेंसिटी की भी अगर बात कर लेती हूँ, तो इसको मेज़र करने के लिए हम एक ही यूनिट का यूज़ करते हैं जिसको हम डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम डेसिबल का यूज़ करेंगे। रॉन्जन का सबको पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सपोजर को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और क्यूरी और बैकेरल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? एक्टिविटी के लिए करते हैं। अगर एक्टिविटी की एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो हम बैकेरल की बात करेंगे, और नॉर्मल यूनिट में हम बात करेंगे क्यूरी की। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सारे मेजरमेंट्स, सारी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो कि अगर ऐसा है कि डेसिबल पॉजिटिव में है तो उसका मतलब क्या है कि साउंड एम्पलीफाई हो रही है, और अगर यही डेसिबल नेगेटिव में है तो क्या समझोगे कि जो साउंड है वो क्या हो चुकी है? एटोनेट हो चुकी है, यानी कि शेडो आने के चांसेस हो सकते हैं इमेज के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोबाल्ट 60 हैज़ अ एनर्जी ऑफ, यानी कि कोबाल्ट 60 में कितनी एनर्जी होती है? 2.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कोबाल्ट 60 की एनर्जी कितनी होती है? क्वेश्चन आता है बिल्कुल, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं उन पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि कोबाल्ट 60 होता है, सीजियम 137 होता है, आयोडीन 131 होता है, इन सब पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन सब की हाफ लाइफ और एनर्जीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कोबाल्ट 60 के बेस पे है, तो कोबाल्ट 60 जो होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी हाफ लाइफ होती है 5.26 ईयर। कितनी होती है? 5.26 ईयर। वहीं अगर मैं इसकी एनर्जीज की बात करूं तो कोबाल्ट 60 क्या इमिट करता है? गामा रेडिएशंस। तो इसकी हम गामा एनर्जीज की बात करेंगे। वो दो होती है, एक होती है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक होती है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इन दोनों का लगभग एवरेज निकालते हैं तो वो निकलती है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो किसके अप्रोक्स होगी? 1.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। साथ साथ में एक और चीज़ है कि कोबाल्ट 60 जो होता है ना, वो कोबाल्ट 60 की फॉर्म में खुद प्रेजेंट नहीं होता है कि कभी नेचुरली प्रेजेंट हो। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये स्टेबल कोबाल्ट 59 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इस पर क्या की जाती है? न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, और उस न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से हमें क्या देखने को मिलता है? कोबाल्ट 60 देखने के लिए मिलता है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप्स इज ट्रू, यानी कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। फर्स्ट है ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर, यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसके सभी समस्थानिकों का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो समान होता है। आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है लेकिन जो उनका द्रव्यमान होता है वो अलग अलग है। आइसोटॉप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि समस्थानिकों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और नेक्स्ट है आइसोटॉप्स हैव आइडेंटिकल न्यूक्लियर कंपोजिशंस, यानी कि समस्थानिकों की नाभिकीय संरचना एक जैसी होती है। बताइए क्या आंसर जाएगा इसका अकॉर्डिंग टू आइसोटॉप्स। होते हैं ना, आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो क्या होते हैं यहाँ पे समस्थानिक होते हैं, संभारिक होते हैं। तो देखिए बात करते हैं आइसोटॉप्स की, तो अगर तुम्हें इन चीज़ों को याद करना हो ना तो विद एग्जाम्पल्स, बस एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लो और उसके अकॉर्डिंग याद करते चलो। देखो ये सारे स्टेटमेंट जो होंगे ना वो इसी वाले एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है इन तीनों का, एक एक। अच्छा इनका मास कितना है, एक का एक है, एक का दो है और एक का तीन है। अच्छा प्रोटॉनों की संख्या तीनों में क्या होगी, एक एक एक, और न्यूट्रॉन की क्या हो जाएगी, 0 1 2, क्या यही होगी ना। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मतलब सारे आइसोटॉप के एलिमेंट्स जो हैं उनका सेम मास नंबर 1 2 और 3 है मास नंबर, ऑप्शन गलत। आइसोटॉप हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सबके एटॉमिक नंबर सेम है, और डिफरेंट एटॉमिक मास, बिल्कुल, तो ये कथन सही है। आइसोटॉप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के नंबर क्या है, सेम है, न्यूट्रॉन के अलग है, तो ये स्टेटमेंट गलत। और ये कोई न्यूक्लियर पोजीशन आइडेंटिकल रखता है, नहीं, कोई न्यूक्लियर कंपोजिशन आइडेंटिकल नहीं है इसका, तो आंसर जाएगा बी। क्लियर। तो इस चीज से तुम याद कर सकते हो कैसे, कि कभी तुमसे ये पूछ ले कि आइसोटॉप जो होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, सही बात है। उनका प्रोटॉन नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, सही बात है। फिर तुमसे ये पूछ सकते हैं कि इनका जो मास नंबर होता है, इनका जो मास है ये मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंक्लूजन से आता है, सही बात है। अगर तुमसे ये पूछ ले कि बताइए कि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, नहीं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुमसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ होती है इसमें, एक और स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के होते हैं, बिल्कुल। तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के ही तीनों की तीनों क्या हैं, आइसोटॉप है। वहीं अगर मैं बात करूँ संभारिकों की तो वो क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रैक्शन इन बीम थेरेपी, यानी कि जो बीम थेरेपी होती है उसमें फ्रैक्शनेशन की क्या भूमिका है। टू इंक्रीज बीम पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भेदन क्षमता। टू डिवाइड द टोटल रेडिएशन डोज इनटू मल्टीपल स्मॉलर डोज ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जितनी भी रेडिएशन डोज है टोटल उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। टू टारगेट मल्टीपल ट्यूमर्स, यानी कि मल्टीपल ट्यूमर्स को एक साथ में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। टू एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी अलोंग साइड दी रेडिएशन, यानी कि क्या है, रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी भी देना। बताइए क्या मतलब होता है बीम थेरेपी के अंदर फ्रैक्शनेशन का। तो देखो बीम थेरेपी जिसको हम मेनली रेडिएशन थेरेपी में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है इसमें हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या देते हैं, रेडिएशन डोज देते हैं। ये क्यों दी जाती है। अब देखो मैं बात करती हूँ दो टाइप के पेशेंट्स की, यहाँ पे एक पेशेंट ए है और एक पेशेंट बी है। इन दोनों को ही कितनी दी जानी है, 100 मिलीसीवर्ट दी जानी है डोज, ठीक है। अब इस 100 मिलीसीवर्ट का भी क्या सीन रहता है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट पेशेंट है इसको ये सारी डोज दी गई है 50 में और 50 में, ठीक है। एक जो है उसको दी गई है 25 25 25 और 25 में, और एक कोई तीसरा पेशेंट है जिसको दी गई है 20 20 20 और 20 और नेक्स्ट 20 में। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या इफेक्ट होगा जो देखने के लिए मिलेगा।
सबसे पहली बात कि अगर आप फ्रैक्शनेशन करते हो तो वहां पे आपने क्या कर दिया है, डोज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो बीम पेनिट्रेशन जो होगा, जिसको हम केवीपी से बताना चाहते हैं, वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। बिल्कुल, जितनी भी रेडिएशन डोज होती है उनको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना ही फ्रैक्शनेशन है। मल्टीपल ट्यूमर्स को एक साथ नहीं ट्रीट किया जाता, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो सर्वाइव तो करेगा, लेकिन साथ साथ में जो उसको इफेक्ट आते हैं, मतलब अब किसी को भी रेडिएशन दी जाती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कुछ नहीं होगा, काफ़ी इफेक्ट होंगे जो उसके बॉडी में जनरेट होंगे, उसकी स्किन भी बर्न हो सकती है। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए हम फ्रैक्शनेशन का यूज़ करते हैं, ताकि उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़े, और वो भी क्या बढ़े, थोड़ा एफिशिएंटली बढ़ सके। क्लियर? और ना ही हम उसको कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन देने के लिए बीम फ्रैक्शनेशन का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पूरा अमाउंट है जो कि ये है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि पेशेंट ए, पेशेंट बी और पेशेंट सी में से जो सर्वाइवल रेट होगा वो ज़्यादा अच्छा जो होगा वो सी पेशेंट का होगा, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? क्योंकि उसको डोज वही दी गई है जितनी दी जानी थी, चाहिए थी उसके ट्यूमर्स को करने के लिए, हटाने के लिए। साथ साथ में ये भी बात यहाँ पे की जाती है कि उसके जो अब जो वो सर्वाइव करेगा उसका थोड़ा एफिशिएंटली क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरेंट स्कैटरिंग इज ट्रू, यानी कि कोरेंट स्कैटरिंग जो होती है, जिसको हम समरूपी प्रकीर्णन बोलते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। फर्स्ट है, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन बोथ द डायरेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, यानी कि एक रिजल्ट होता है जो कि किसकी वजह से होता है, एनर्जी और वेवलेंथ की डायरेक्शन, एनर्जी और वेवलेंथ को चेंज करने से। एनर्जी और वेवलेंथ नहीं है यहाँ पे, वेवलेंथ और डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि तरंग दैर्ध्य और दिशा को चेंज करने से। It includes Thomson and Rayleigh types and does not change the wavelength of the radiation, यानी कि ये एक टाइप होते हैं रिले स्कैटरिंग और थॉमसन स्कैटरिंग के, जो क्या बताते हैं कि वेवलेंथ में चेंज नहीं होना है रेडिएशन की में। इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम, यानी कि ये एटम के आयनाइजेशन को बताते हैं और एनर्जी ट्रांसफर को बताते हैं। रिले स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे जो रिले स्कैटरिंग होती है ये क्या बताती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शंस को बताती है। तो बताइए कोरेंट स्कैटरिंग क्या होती है। देखो हम पढ़ते हैं ना, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर्स, कि किस तरीके से एक फोटोन आकर के मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो उसमें हम बहुत 5 टाइप के इंटरेक्शन पढ़ते हैं। एक कोरेंट स्कैटरिंग होती है, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक कॉम्पटन होता है, एक पेयर प्रोडक्शन होता है, एक फोटो डिसइंटीग्रेशन होता है। सब में ही एनर्जी लेवल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे कम आपको जो एनर्जी लेवल होता है वो कोरेंट स्कैटरिंग में देखने के लिए मिलता है। अगर लो एनर्जी लेवल है तो एटम को आयनाइज करने में कोई भी हेल्प नहीं ली जाएगी। साथ साथ में अगर बात करें तो ये कभी भी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होता है उसको चेंज नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, इसके अलावा जो रिले स्कैटरिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन काम में लिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में आप इंटरेक्शन करते हो। तो रिले जो हमारी कोरेंट स्कैटरिंग होती है इसमें हम थॉमसन स्कैटरिंग की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं किसकी, रिले स्कैटरिंग की। अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग की बात करते हैं, जो हमें क्या बताते हैं कि वेवलेंथ की डायरेक्शन जो होती है, रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, चलिए साथ साथ में कोरेंट स्कैटरिंग जो होता है इनका डायग्नोस्टिक में हम 5% यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन सेल्स दैट फंक्शंस एज द सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा हुआ वह अंगक कौन सा है जो कोशिका की पाचन प्रणाली के रूप में काम करेगा। फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है लाइसोसोम, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है गोल्जी एपरेटस। बताइए किसका यूज हम एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो क्या कर रहा है, सेल को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, और वो एक क्या है, कोशिकांग है। बताइए कौन सा होता है। सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये नहीं होगा। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइबोसोम्स में खुद में क्या होता है, यहाँ पे
सिंथेसिस होता है, बचा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का सेल्स का सुसाइडल बैग होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो क्या कर देता है, अपनी ही सेल्स को पचा भी देता है। कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको भी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, किस वजह से करता है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ब्रह्म स्टर्लंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ब्रह्म स्टर्लंग को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है जॉइनिंग रेडिएशन, सेकंड है बार्किंग रेडिएशन, थर्ड है कंबाइनिंग रेडिएशन और फोर्थ है फ्रीजिंग रेडिएशन। बताइए ब्रह्म स्टर्लंग रेडिएशन जो है इसके क्या नाम होते हैं। तो देखो दो टाइप के हम यहाँ पे प्रोडक्शन पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और एक हम पढ़ते हैं ब्रह्म स्टर्लंग। कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये क्या होती है, लो एनर्जी टाइप होती है, यानी कि हम इनका सब में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ लो एनर्जीज में करते हैं। वहीं ब्रह्म स्टर्लंग की अगर बात की जाए तो ये ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस के लिए यूज में लिया जाता है। ब्रह्म स्टर्लंग जो है वो एक क्या है, जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब किससे होता है, बार्किंग रेडिएशन से होता है। बार्किंग रेडिएशन जो कि क्या बताती है, यहाँ पे जो ये बताती है कि किस तरीके से ये कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ब्रह्म स्टर्लंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज enacted with the intent to provide prenatal diagnostic techniques for determination of the sex of the fetus, यानी कि इनमें से किस अधिनियम को भ्रूण के लिंग आधारण के लिए, यानी कि एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यानी कि क्या था कि अगर कोई भी वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उसका जो भी एम्ब्रियो होगा उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटीज, यानी कि अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाने में किया जाता था कि कौन सा उसका वो मेल है या फिर फीमेल है, इसके पता लगाने के लिए। तो इन चीज़ों को जब रोका गया था तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग रोका गया। फर्स्ट है मेडिको लीगल एक्ट, सेकंड है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, थर्ड है एमटीपी एक्ट और फोर्थ है पीसीपीएनडीटी एक्ट। इसका मतलब होता है बताइए किसके अकॉर्डिंग उसको रोका गया था। तो देखिए सबसे पहले मेडिको लीगल केस इसमें आते हैं हमारे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या फिर जो भी क्या होते हैं ट्रोमास वगैरह होते हैं वो केस आते हैं इसमें, तो ये नहीं होता। गार्जियंस और वार्ड्स एक्ट इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो एमटीपी एक्ट जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो आता है कि अगर कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो वो अगर अबॉर्शन करना चाहती है, अबॉर्शन करवाना चाहती है या फिर उसके क्या नहीं है प्रॉपरली फीटल जो है वो नहीं हुआ है तो जो डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं तो वो आता है हमारे एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आएगा हमारे एमटीपी में, किस में आएगा, एमटीपी में। तो एमटीपी इसका काफ़ी गलत तरीके से यूज़ किया जाने लगा तब जाकर के एमटीपी एक्ट आया था। तो ये किस में जाएगा कि हमें सिर्फ फीटल के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको रोकना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट का, जिसके अंदर क्या कर दिया गया है कि अगर कोई भी बिना चीज़ के या बिना रीजन के क्या करता है सेक्स डिटर्मिनेशन आइडेंटिफाई करेगा तो उसको क्या मिल सकती है, उस अकॉर्डिंग उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग सेलुलर डैमेज, यानी कि सेलुलर डैमेज जो होता है फ्री रेडिकल्स को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यानी कि हाईली रिएक्टिव और कोशिकीय क्षति यानी कि सेल्स डैमेज करने योग्य क्या बनाता है। फर्स्ट है दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, वे धनात्मक आवेश लेकर रखते हैं। दे कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, बड़े अणु होते हैं। बताइए तो देखिए सेल डैमेज जो है वो दो तरीके से होता था, एक होता था डायरेक्ट, जो हम डीएनए जो होता है उस पर सीधा क्या होता था, रेडिएशन इंटरेक्ट होती थी और उसका जो भी क्या होता था वहाँ पे स्ट्रेन्स होते थे उन पे क्या कर देती थी, चेंजेस कर देती थी। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ना तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। क्लियर। तो उस तरीके से अगर डायरेक्टली किया जाएगा
तो अलग इफेक्ट आएगा, इनडायरेक्टली लीक किया जाएगा तो अलग इफेक्ट आएगा जो कि जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, यानी कि बाकी सब एक्सरे की प्रॉपर्टी है सिवाय किसके सिवाय, एक्सरे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सरे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। एक्सरेज कैन पेनिट्रेट मैनी मटेरियल्स इंक्लूडिंग लिविंग टिश्यूज, यानी कि वो लिविंग टिश्यूज के साथ साथ और भी अदर मटेरियल्स को पेनिट्रेट कर सकती है। एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वो प्रकाश के वेग के साथ क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक्सरे आर आयनाइजिंग रेडिएशन मीनिंग दे कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी एटम्स, यानी कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं। ये मतलब होता है आयनाइजिंग रेडिएशन का, और यही आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरेज होती हैं। बताइए कौन सा कथन है जो कि गलत है एक्सरेज के बारे में यहाँ पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एक्सरे जो होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। अब ये बात अलग है कि वो आयनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। सेकंड है बिल्कुल वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, मूव करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। अब बात करते हैं कि एक्सरे जो होती है वो लिविंग टिश्यू को भी क्या करती है, पेनिट्रेट। बिल्कुल सही बात है, लिविंग टिश्यूज को पेनिट्रेट करती है, तभी तो हम इसका मेडिकल इमेजिंग में यूज कर सकते हैं। ये जो चीज़ है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अपने पास से विचलित हो जाएगी। तो पहली बात एक्सरेज जो होता है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्सरेज के ऊपर इस चीज को लेकर। तो वो एब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, इस चीज में जो एक्सरेज होंगी वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती हैं, काम करती हैं। क्लियर, जो उनको काम करना है वो करके रहेंगी। तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सरे इंटरेक्शंस विद मैटर इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन पार्शियली एब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन ये कहा है कि पदार्थ के साथ निम्नलिखित में से एक्सरे इंटरेक्शन के प्रकारों में से किसमें आने वाले फोटोन की जो एनर्जी होती है वो पार्शियली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कोरेंट में, पेयर प्रोडक्शन में, कॉम्पटन में कि फोटोइलेक्ट्रिक में, बताइए। यानी कि मान के चलो कि कोई फोटोन है जो इंसिडेंट फोटोन है, अगर वो आया और कोई भी यहाँ पे एटम प्रेजेंट हुआ तो कौन सा एटम होगा जो पार्शियली, ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें वो फोटोन्स की एनर्जी को पार्शियली एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि आधा करेगा और आधा नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात कोरेंट स्कैटरिंग जो होती है ये तो लो एनर्जीज के लिए होती है, इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पेयर प्रोडक्शंस जो होते हैं इनमें हाई एनर्जी होती है और इसमें जब फोटोन एटम के साथ इंटरेक्ट होता ही नहीं है, वो सीधा न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होता है और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकालता है। बचे फोटोइलेक्ट्रिक और कॉम्पटन। फोटोइलेक्ट्रिक में याद रखना कि ये क्या होता है, इसमें फुली एब्जॉर्प्शन होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आने वाले फोटोन की एनर्जी का फुली एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। वही कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर, तो ये किसको शो करता है यहाँ पे, कॉम्पटन इफेक्ट को। क्लियर, चलिए तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली बेसिक टॉपिकों से रिलेटेड थे, जहाँ से कहीं ना कोई सी एग्जाम में आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी और आने वाली वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हो तो सुदर्शन पैरामेडिकल आपके लिए लेके आया है एक कोर्स, रेडियोग्राफर का कोर्स, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपको सारे जो टॉपिक्स होंगे उनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ साथ में उनका ई-PDF भी आपको अपलोड किया जाएगा। और आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हर एक टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग आपके क्या लिए गए हैं, वहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेंगे। और फिर उस टेस्ट के अलावा अब वो तो एक एक टॉपिक का हो गया, लेकिन फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट जो होगा वो हर एक सब्जेक्ट का लिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहती है कि हमें प्रॉपरली इंग्लिश में समझ में नहीं आता या प्रॉपरली हिंदी में समझ में नहीं आता। तो उसके लिए क्या कर दिया गया है कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या की गई है, चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे समझाई गई हैं। जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तो आपको सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप है,
अगर आप वहाँ पे जाओगे और उसको इनरोल करके देखोगे तो वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस होंगी, वो अवेलेबल कराई गई हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो जाकर के एक बार सुदर्शन पैरामेडिकल का जो ऐप है उसकी जाकर के ज़रूर विजिट करो, ज़रूर एक बार जाकर इनरोल करना, ठीक है। साथ ही साथ में ये सेलेक्टेड लोगों की सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि सुदर्शन पैरामेडिकल से भी पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप लोग भी जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हो, एक बेटरली तैयारी करना चाहते हो एक डायरेक्शन में, तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल का जो ऐप है वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर्स करना अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट्स करना। और अगर आपको कोई भी चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम आ रखी है तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर जाकर के आप अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको बता सकते हो। ओके, तो ठीक है, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।